नीचे चुके हैं। सो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड ज्योग्राफी में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्योग्राफी का स्टडी करना और हिस्ट्री का स्टडी करना टोटली डिफरेंट है। हिस्ट्री का आप बाय हार्ट करके मार्क्स स्कोर कर सकते हो, लेकिन ज्योग्राफी का ऐसा नहीं है। ज्योग्राफी आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक में जो जो चीज़ दिया है वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप 40 आउट ऑफ 40 या 35 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सिर्फ बाय हार्ट करके स्कोर करने जैसा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी सब्जेक्ट ये अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है। हिस्ट्री आप एक टाइम बाय हार्ट कर सकते हो। सो इसके लिए अपना अप्रोच अलग होना चाहिए। सो हम देखेंगे कि कैसे आप स्टडी कर सकते हो और कैसे टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। बोर्ड ने जो लास्ट एग्ज़ाम होने वाला था उसके लिए क्वेश्चन बैंक दिया था, तो क्वेश्चन बैंक के बेस पे हम देख सकते हैं कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं और कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए। ओके, सो कुछ पॉइंट्स है वो आपको देखना पड़ेगा कि ज्योग्राफी, जैसे मैंने बोला कि आपको समझना पड़ेगा कि कंसेप्ट्स क्या है, वो समझने के बाद ही आप एग्ज़ाम क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। सिर्फ बाय हार्ट करके नहीं होने वाला है। ज्योग्राफी में आप अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखा होगा तो उसमें सिर्फ गिव रीज़न और आंसर इन ब्रीफ, ये सिर्फ बाय हार्ट करने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी सब है, सब ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं, मैप के बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको आप बाय हार्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप बाय हार्ट कर सकते हो, लेकिन उसका भी एक लिमिटेशन है। सो रीडिंग टेक्स्ट बुक रेगुलरली, टेक्स्ट बुक आपको बार बार रीड करना पड़ेगा, और जब भी रीड करोगे तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे अंडरलाइन करना पड़ेगा। फर्स्ट फर्स्ट टाइम जब भी आप रीड करोगे तो पूरा टेक्स्ट बुक रीड करो या पूरा लेसन रीड करो। नेक्स्ट टाइम जब भी पढ़ोगे तो मेन पॉइंट्स है उसे अंडरलाइन करो, और ऐसे करते करते जाओगे तो बाद में आपको एंड टाइम में क्या करना है, सिर्फ आपको जो मेन पॉइंट्स है उसके ऊपर फोकस करना है। सो रीडिंग टेक्स्ट बुक रेगुलरली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप सिंपल सिंपल जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होते हैं वो भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। जैसे ये दो पॉइंट्स के ऊपर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन बैंक दिया था महाराष्ट्र बोर्ड ने, और क्वेश्चन बैंक देखोगे तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 4 ऑप्शन क्वेश्चन दिया होता है, 4 ऑप्शन देते हैं, 4 मार्क्स के लिए होता है ये, 4 ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। 4 ऑप्शन दिया होता है, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। ठीक है, इसमें आपको टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के पीछे भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो क्वेश्चंस तो आपको थरोली करना है, वो क्वेश्चंस तो आपको पूरा याद करना है। ठीक है, लेकिन ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में नहीं होते, वो टेक्स्ट बुक के अंदर से आते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक के अंदर से कोई लाइन होता है, उसे वो उठाते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को अगर आपको टैकल करना है तो आपको उसके लिए समझना पड़ेगा कि क्या है वो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, यहाँ एक क्वेश्चन आया था, ये लाइन उन्होंने ये लाइन को एक क्वेश्चन बना दिया था। ठीक है, क्या क्वेश्चन था, बिकॉज ऑफ द वास्ट डैश extent of Brazil, it experiences wide range of climatic variations in climate. डैश क्या था, लैटिट्यूडनल। लैटिट्यूडनल को उन्होंने 4 ऑप्शन दिया था नीचे, लैटिट्यूडनल, लॉन्जिट्यूडनल, बोथ लैटिट्यूडनल लॉन्जिट्यूडनल, ऐसा 3 ऑप्शंस था, उसमें से आपको चूज़ करना है लैटिट्यूडनल। अभी ये अगर आपने याद किया होगा या टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा तो आपको समझ में आता है लैटिट्यूडनल आंसर, लेकिन याद भी नहीं किया है तो भी आप उसको आंसर कर सकते हो। कैसे आंसर करोगे, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा तो। ये जो भी मैं पढ़ाता हूँ, जो भी क्वेश्चंस, जो भी वीडियोस अपलोड करता हूँ, उसमें पूरा कंसेप्ट क्लियर करने का कोशिश करता हूँ। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो या क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई भी कंट्री का अगर आप देखोगे तो क्लाइमेट कौन से बेसिस पे रहता है, क्लाइमेट रहता है लैटिट्यूडनल एक्शन के ऊपर। लैटिट्यूड मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है। ठीक है, इक्वेटर होगा, यहाँ इक्वेटर पास होता है ब्राज़ील के, तो यहाँ ज़्यादा हॉट होगा। जितना भी हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, नॉर्थ की तरफ जाते हैं, साउथ की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होते जाता है, कम होते जाता है। तो लैटिट्यूड के ऊपर, लैटिट्यूड कहाँ है, ब्राज़ील में अलग अलग टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशंस क्यों है, बिकॉज ऑफ वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूड की वजह से। लॉन्जिट्यूड की वजह से नहीं होता है, लॉन्जिट्यूड की वजह से क्या होता है, टाइम डिसाइड होता है। ये अपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो इतना भी आपको पता है तो ये क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर पता नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाय हार्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बोला, कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो होगा यार, अब आपके जो भी मैंने बोला कि कंसेप्ट क्लियर होंगे तो होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन है, ये टाइप के क्वेश्चन है, ये सब आप टेक्स्ट बुक रेगुलरली रीड करोगे तो ही होने वाला है। जैसे ये एक क्वेश्चन है, देखो, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट इज रिलेटेड टू विच फॉलोइंग मेजर फैक्टर्स। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट मतलब क्या, सेटलमेंट मतलब लोगों के घर, सिटीज़ जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कम जगह में बहुत लोग कब रहेंगे। जब इसमें क्या ढूंढना था हमें, हाँ, ये क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, इसमें से आपको ढूंढना है कि कौन सा क्या रीज़न है। तो
अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ वाटर ज़्यादा अवेलेबल होता है तो वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे। जैसे सपोज प्लेन लैंड है लेकिन वहाँ वाटर अवेलेबल नहीं है तो लोग नहीं रहेंगे। क्लाइमेटिक कंडीशंस भी अच्छा है लेकिन वाटर अवेलेबल नहीं है तो अगर आपने देखा होगा कि रिवर के पास बहुत बड़े बड़े सिटीज़ आपको मिलेंगे क्योंकि वहाँ पानी अवेलेबल होता है। ठीक है, तो वेयर डू यू फाइंड डिस्पर्स सेटलमेंट इन इंडिया? अभी डिस्पर्स सेटलमेंट, अभी ये आपको याद नहीं है, आपने कभी भी पढ़ा नहीं है, फिर भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपको समझ में आता है, कंसेप्ट समझ में आता है कि डिस्पर्स सेटलमेंट क्या है। व्हाट इज़ डिस्पर्स सेटलमेंट? डिस्पर्स सेटलमेंट मतलब क्या कि जहाँ कम लोग रहते हैं, जहाँ जो घर है लोगों के बहुत दूर दूर है। ठीक है, दूर कम लोग नहीं रहते, दूर दूर घर है लोगों के। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या, एक ही जगह में बहुत सारे घर है। तो डिस्पर्स सेटलमेंट मतलब क्या, जहाँ हिली एरियाज होगा, माउंटेन्स होगा, वहाँ घर बनाने के लिए जगह नहीं है तो दूर दूर घर होगा। नियर द रिवर कॉन्सेंट्रेटेड है, नियर द ट्रांसपोर्ट रोड कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ऐसे आप कंसेप्ट समझ कर आंसर कर सकते हो। तो जब भी आप पढ़ोगे तो मेन आपको फोकस करना है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं। बाहर करने जाओगे तो आपको ये नहीं, अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे आंसर्स, आपको पूरा टेक्स्ट बुक ही याद करना पड़ेगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो सिंपल आप ऐसे अंडरस्टैंडिंग करके भी आंसर दे सकते हो। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद इनकरेक्ट ग्रुप, ये भी आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, सॉरी टेक्स्ट बुक रीड करोगे रेगुलरली तो ही आपको आने वाला है। इसमें से कुछ आंसर्स तो इन्होंने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में से ही आए हुए हैं तो वो आपने पढ़ लिया तो भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दिया था कि ये आइडेंटिफाई द को रिलेशन। को रिलेशन मतलब ये वापस आप टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो ये आने वाला है कि नॉर्थ में कौन सा, या मैप अंडरस्टैंड करोगे तो आने वाला है नॉर्थ में कौन सा कंट्री है इंडिया के, उसके बाद ओशन कौन सा है, ये सब आप निकाल सकते हो, ये सब आप पढ़ सकते हो जब भी आपके क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक आपके क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। ऑड मैन आउट भी वापस वही टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो ये आने वाला है। तो टेक्स्ट बुक रीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक अगर आपने रीड नहीं किया तो क्या होगा, आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा और आपके वो रीडिंग में अगर नहीं आ गया क्वेश्चन तो भूल जाओ, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। इसमें कैसे होता है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको करेक्ट आंसर लिखोगे तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेगा। नहीं तो कैसा, सपोज आपको कोई आंसर इन ब्रीफ लिखना है तो कुछ भी अपने मन से लिखोगे तो 1-2 मार्क्स तो मिल जाएगा उसमें, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। रॉन्ग तो रॉन्ग, सीधा 0 मार्क्स। तो इसमें स्कोर करना डिफिकल्ट होता है। ईजी भी होता है लेकिन अगर आपको आता है तो ईजी है, नहीं तो क्या होगा, मार्क्स आपका चला जाएगा। ठीक है, सो ये तो देखो, ये तो क्वेश्चन है तो इसको आपको याद करना है। सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, अब इसमें ऑड मैन आउट निकालना है। सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, थोड़ा सा भी आपको बेसिक नॉलेज है तो भी आप इसमें से 2 ऑप्शंस तो निकाल सकते हो ऑड मैन आउट, कि कौन सा सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, कि कौन सा स्टेट में सॉल्ट प्रोड्यूस होता है इंडिया में। तो सॉल्ट कहाँ होगा, जहाँ सी है। तो तमिलनाडु के यहाँ सी है अपने पास, गुजरात में भी सी है। तो ये दो स्टेट्स में तो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अभी 2 बचे ऑप्शन, राजस्थान बिहार, बिहार और राजस्थान। तो राजस्थान में आपको पता है कि राजस्थान में एक सॉल्टी लेक है, उसमें से सॉल्ट निकलता है, सॉल्ट वाटर, सलाइन वाटर लेक है। बिहार इसका ऑप्शन है, बिहार ऑड मैन आउट है कि बिहार में सॉल्ट नहीं निकलता है। ऐसे आप मैच द फॉलोइंग या ये टाइप के क्वेश्चंस भी रीड कर आंसर कर सकते हो अगर आपने टेक्स्ट बुक ठीक से रीड किया है तो, और आपके कंसेप्ट क्लियर है तो। सो 2 पॉइंट्स हो गए। पहले तो क्या है, रीडिंग टेक्स्ट बुक रेगुलरली, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, लर्निंग टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन थरोली। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के पीछे जो भी क्वेश्चन है वो आपको थरोली करना है। ठीक है, ये अगर आप चैप्टर देखोगे तो इसके पीछे जो भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपने अगर नहीं किया तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। तो ये जो भी क्वेश्चंस देते हैं पीछे, ये सब क्वेश्चंस आपको थरोली करना है। इसके ऊपर मेन फोकस करो, मेन ये क्वेश्चंस करो, उसके बाद बचे हुए क्वेश्चंस करो। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो प्रैक्टिसिंग मैप बेस्ड क्वेश्चंस। मैप बेस्ड क्वेश्चंस 2 टाइप के होते हैं। अगर आपने देखा होगा कि ये जो इन्होंने क्वेश्चन बैंक दिया था उसमें अगर आप जाके देखोगे तो मैप बेस्ड क्वेश्चंस कैसे 2 टाइप के होते हैं। ये एक क्वेश्चन होगा जिसमें आपको मैप दिया होगा और मैप के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछा होगा। तो अगर आपका ये मैप रीडिंग स्किल्स अच्छा है, आपको इंडेक्स कैसे देखना है ये सब समझ में आता है, अगर आपने वीडियोस मेरे देखे होंगे या टीचर ने पढ़ाया होगा तो भी देखा होगा, तो आप ये ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो और 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स या 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इसमें सिर्फ सिंपल है कि क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन देख पढ़ना है और मैप में जाकर लोकेट करना है, आंसर निकालना है। तो पहले तो आपको डायरेक्शंस क्लियर होना चाहिए, नॉर्थ कौन सा है, ईस्ट कौन सा है, वेस्ट कौन सा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कौन सा जगह कहाँ है ये पता होना चाहिए, नहीं तो ढूंढते रहोगे एग्जाम में। ये कभी होगा जब भी आप मैप बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। जो जितने भी टेक्स्ट बुक में दिए हुए क्वेश्चंस है वो आपको थरली करना है, याद नहीं करना है। याद करोगे तो अच्छा है लेकिन इतना याद कहाँ करोगे। तो क्या करना है, आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे फाइंड करते, इंडेक्स कैसे देखते। ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अराउंड 8 to 10 मार्क्स इसमें से ही आता है मैप बेस्ड क्वेश्चंस में। 2 टाइप, ये ब्राज़ील के बेसिस पे भी मैप दिया हुआ है। वापस वही, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अमेजोन बेसिन, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि एल्टीट्यूड कहाँ है, ये सब ये
कलर देख के आपको समझ में आएगा कि अल्टीट्यूड कितना है। अमेजॉन बेसिन कहाँ है, यहाँ है अमेजॉन रिवर बेसिन, तो इसमें अल्टीट्यूड कितना है 0 to 200, ऐसे आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा जब भी आप प्रैक्टिस करोगे या जब भी टेक्स्ट बुक रीड करोगे और मैप बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करोगे। जैसे मैंने बोला 8 to 10 मार्क्स मैप बेस्ड क्वेश्चंस पे ही होता है। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राज़ील, पिको डी नेबलिना। अगर आपने कभी मैप में देखा ही नहीं होगा तो आपको फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, अगर आपको पता है कि पिको डी नेबलिना कहाँ है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो कहाँ है पिको डी नेबलिना? पिको डी नेबलिना ये है ट्रायंगल। आपको पता भी होना चाहिए कि ट्रायंगल मतलब क्या, जो पीक होता है उसके लिए सिंबल होता है ट्रायंगल। ठीक है, तो ये यहाँ है पिको डी नेबलिना, ये हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राज़ील है, इसका हाइट है 3014 मीटर्स। ऐसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ऐसे बाय हार्ट करके नहीं होने वाला है ज्योग्राफी में। कटिंगा एरिया इज फाउंड इन विच डायरेक्शन ऑफ ब्राज़ील? अभी कटिंगा एरिया जिसने पढ़ा होगा अच्छा तो ये डायरेक्टली यहाँ जाके देख सकता है कटिंगा यहाँ है। जिसने नहीं पढ़ा है क्या करेगा, ढूंढे बैठेगा। तो जब भी टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो मैप को स्किप मत करो, मैप देखो कि कौन सा जगह कहाँ है। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वापस ये इंडिया के बेसिस पे, इंडिया का मैप दिया हुआ है, नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपको जगह लोकेट करना है, ब्लैंक मैप दिया होगा उसमें से आपको जाके जगह लोकेट करना है। ये भी सेम प्रैक्टिस से ही आने वाला है आपको। जब भी आप टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पे फोकस करोगे तो आपका फ़ायदा नहीं होने वाला है ज्योग्राफी में। आपको मैप बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। जो भी इंपॉर्टेंट जगह है वो आपको लोकेट करना आना चाहिए मैप में, कि कहाँ है वो जगह, वो आपको लोकेट करना आना चाहिए। लोकेट करोगे, प्रैक्टिस, एक ब्लैंक मैप ले लो, उसमें प्रैक्टिस करो। हर एक चैप्टर के लिए अलग अलग मैप बनाओ, किसी किसी चैप्टर में 4-5 मैप भी बन जाएंगे। तो ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो ही होने वाला है। जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र बोर्ड ने यहाँ जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये क्वेश्चंस तो आपको थरली होना ही चाहिए, क्वेश्चंस याद होना चाहिए। इसके पहले भी उन्होंने जब भी फर्स्ट टाइम ये सिलेबस आया था तो उन्होंने कुछ सैम्पल पेपर्स दिए थे, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा। उसमें भी आपको मैप बेस्ड क्वेश्चंस है, वो आपको थरो करना है। ब्राज़ील का कंपैरेटिवली ईजी है। ब्राज़ील में अराउंड 15 to 20 जगह ही होगा, वही आपको लोकेट करना है। 15-20 ही जगह है, वो आप प्रैक्टिस करोगे साल भर तो आसानी से लोकेट कर सकते हो, फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इंडिया में थोड़ा जगह है, ज़्यादा है। इंडिया में अराउंड 20 to 30 जगह है जो आपको लोकेट करने आना चाहिए, वो भी आप प्रैक्टिस से निकाल सकते हो। ठीक है, सो नेम द पीक शोन इन द ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट में कौन सा पीक है देखो। ये आपको मैप बेस्ड क्वेश्चंस में कैसे है कि ये मैप दिया है, इसमें नीचे क्वेश्चन पूछा है, वैसे भी आ सकता है या फिर आपको डायरेक्टली मार्क करने भी आ सकता है। तो ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कहाँ है? यहाँ है, महेंद्रगिरी। ठीक है, ये थोड़ा मैप अनक्लियर है तो आप जाके देखोगे टेक्स्ट बुक में तो महेंद्रगिरी हाईएस्ट पीक है। थोड़ा मैप अनक्लियर है तो आप जाके टेक्स्ट बुक में देख लो। और इसका आता है अनाईमुड़ी, वेस्टर्न घाट्स का अनाईमुड़ी, ईस्टर्न घाट्स का महेंद्रगिरी। ठीक है, तो ये जितना आप पढ़ोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आप इजीली लोकेट कर सकते हो एग्जाम में। नहीं तो क्या पूरा मैप आपको ढूंढते बैठना पड़ेगा। इजी है लेकिन प्रैक्टिस के बाद और इजी बन जाएगा। ठीक है, ये अभी मैप ब्राज़ील का जो मैप दिया होगा आपको ब्लैंक, उसमें आपको जगह मार्क करना है। ये सिंपल आप प्रैक्टिस से ही कर सकते हो, बाकी कोई तरीका नहीं है। बाकी के याद तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कैसे याद करोगे आप? ये भी 4 मार्क्स के लिए होता है क्वेश्चन। 4 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 में से 4 मिल सकता है आपको अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ब्लैंक मैप लेना है आपको। और जो भी चैप्टर के पीछे जो भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस है उसमें आपको जाके खुद मार्क करना है। खुद जाके मार्क करोगे तो ये आपको एग्जाम में याद होने वाला है। और प्रैक्टिस भी करते रहो। ठीक है, वापस ये क्वेश्चन है कि ये एक बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि सॉरी ये रेलवेज वाला क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आया था, ऐसे टाइप का क्वेश्चन था जिसमें आपको रेलवेज एंड रोडवेज, रेलवेज का दिया हुआ है कि कौन सा रेलवे कहाँ है, वो आपको ढूंढना है। उसमें आपको क्वेश्चन पूछे थे उसके बेसिस पे। ठीक है, कहाँ रेलवे डेंस है। ठीक है, तो विच हाईवे कनेक्ट्स कन्याकुमारी एंड श्रीनगर। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि कन्याकुमारी और श्रीनगर कहाँ है, तो आप पूरे मैप में ढूंढते बैठोगे। तो यहाँ श्रीनगर है और यहाँ नीचे कन्याकुमारी है। तो ये जो रेड कलर का या पिंक कलर का जो लाइन है ये हाईवे है। तो हाईवे का नाम कहाँ ढूंढना है आपको इंडेक्स में, नॉर्थ साउथ हाईवे। ऐसे आपको लोकेट करने आना चाहिए। अगर आपको जगह पता है तो ही आप कर सकते हो, नहीं तो पूरे मैप में कन्याकुमारी ढूंढते बैठोगे तो पूरा आपका टाइम जाएगा। तो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऐसे टाइप के आप मैप बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हो। ये तो ब्राज़ील के क्वेश्चंस बार बार वही रिपीट होते हैं। जैसे देखो डॉट क्वाड्रिलेटर ऑफ रीजन, ऊपर हमने देखा कटिंगा, वही मार्क करना है। कैपिटल ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ीलिया, वेरी वेरी इजी। हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राज़ील, पिको डी नेबलिना, मैंने बताया आपको। ठीक है, पेम्पास ग्रासलैंड, तो ये 5th चैप्टर में आपको मिल जाएगा ये पेम्पास ग्रासलैंड कहाँ है। ठीक है, अगर आप देखोगे ये इंडिया का है, ये ब्राज़ील का है, यहाँ पेम्पास ग्रासलैंड है, ये सवाना ग्रासलैंड है, कटिंगा है, यहाँ ही ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल रीजन आता है ब्राज़ील का। तो ये आप जब भी चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी आप पढ़ रहे हो,
ये अगर आपने स्किप कर दिया तो 4 मार्क्स आपके चले गए। ठीक है, जोग्राफिकल रीजन के बारे में सब बाद में देखेंगे। दूसरा है लर्निंग टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चंस थरली, प्रैक्टिसिंग मैप बेस्ड क्वेश्चंस। ये मैप बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये गिव रीज़न है, बहुत सारे गिव रीज़न दिए हैं, इतना आप नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले फोकस करो कि टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के पीछे जो भी गिव रीजन्स है वो थरो करो, उसे पढ़ लो अच्छे से। बाय हार्ट नहीं हो रहा है, अगर आपको समझ में आता है तो आप इजीली लिख सकते हो, बाय हार्ट करने का भी ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन नहीं हो रहा है तो कर दो। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के पीछे के पहले क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करो। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो बाकी क्वेश्चंस भी देख लो, जो भी पुराने ये जो इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है वो कर लो, या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आया था तो उसमें से भी आप कर सकते हो। ठीक है, या सैम्पल पेपर बोर्ड ने दिया था उसमें से भी आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन ग्राफ बनाना है, प्रिपेयर ए लाइन ग्राफ। ये आपको स्कूल में सिखाएंगे, उसमें से आप कर सकते हो, या यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोज़ है इसके रिलेटेड, आप देख लो। उसके बाद ग्राफ दिया होता है और उसमें से भी आपको क्वेश्चंस पूछे होते हैं। ये हर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन चैप्टर में आपके पास ये होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम उसे इग्नोर कर देते हैं, या कोई कोई स्कूल में तो टीचर्स भी पढ़ाते नहीं है कि ये जो दिया हुआ है, ये डेटा दिया है, इसमें से नीचे क्वेश्चंस पूछे होते हैं, आपको ये डेटा देखकर इसमें से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम, सेक्स रेशियो ऑफ ब्राज़ील हैज़ मोर देन, सॉरी एक जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है, तो ये इसमें से आपको पता लगेगा कि कैसे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये ग्राफ दिया हुआ है अपने को, ग्राफ के बेसिस पे यहाँ नीचे क्वेश्चंस दिया हुआ है, वो क्वेश्चन आपको ढूंढना है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन 1961? सिंपल, अभी हमें देखना है 1961 और यहाँ है 18%। ठीक है, तो विच डिकेड, कौन से डिकेड में अर्बनाइजेशन हाईएस्ट है, तो कैसे फाइंड करोगे ये, और इससे माइनस करोगे, 18.2 माइनस 18, 23.3 माइनस 1882, 18.2, तो आपको समझ में आ गया कि कौन से डिकेड में ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ था। तो ये सिंपल है कि क्वेश्चन दिया हुआ है और ये आपको समझ में ये आपको इसमें से आंसर निकालना है। थोड़ा कैलकुलेशंस भी करना पड़ता है, या फिर डायरेक्ट भी आंसर दिया होता है, उसे आपको देखना है। यहाँ देखो, ये भी डेटा दिया हुआ है, नीचे क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द इंटरवल ऑफ डेटा। इंटरवल मतलब क्या, कितने कितने साल बाद का डेटा है, तो 10 ईयर्स है इंटरवल। इन विच पीरियड डिड अर्बनाइजेशन ऑकर रैपिडली, तो आपको माइनस करना है, ये वैल्यू और ये वैल्यू को माइनस करना है, ये वैल्यू और ये वैल्यू को माइनस करना है, ये वैल्यू और ये वैल्यू को माइनस करना है, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कितना इंक्रीज़ हुआ, 10 साल में कितना अर्बनाइजेशन इंक्रीज़ हुआ। ऐसे आपको आंसर निकालना है। ये कभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। सिर्फ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस पूछोगे तो ये टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं आने वाले हैं। तो कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सिंपल ये जो वहाँ पर यहाँ क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस है, आपको ढूंढना है, उसका आंसर ढूंढना है, उसमें से निकालना है, कैलकुलेट करना है। यहाँ अलग अलग टाइप के पाई डायग्राम है, पाई डायग्राम के बेसिस पे भी क्वेश्चंस आता है। ठीक है, या विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर, तो अभी ये दो दिया हुआ है, ये ब्राज़ील है, इंडिया में। कॉन्ट्रीब्यूशन इन जीडीपी नहीं देखना है अपने को, क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ पीपल एंगेज, तो परसेंटेज ऑफ पीपल एंगेज, ये दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर कैसे मालूम पड़ेगा, ब्लू वाला प्राइमरी है, 10% है या 48.8% है। सो इन इंडिया 48.8 पीपल, 48.8% पीपल, सो 48.8 ज़्यादा है, तो इंडिया में ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में है। तो ऐसे सिंपल आप देख कर आंसर निकाल सकते हो, लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि कैसे देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि ब्लू कलर, ब्लू ब्लू, तो ये ब्राज़ील है, ये इंडिया है, ऐसे आपको पता होना चाहिए कि कैसे देखना है। यही नहीं पता है तो नहीं हो सकता है। और ये लास्ट के जो क्वेश्चन है, आंसर इन ब्रीफ, इतना टाइप क्वेश्चंस को याद करना बहुत डिफिकल्ट है, तो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज वाले फोकस करो ज़्यादा। 4 क्वेश्चंस अगर आते हैं एग्जाम में तो 2 तो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज वाले होते हैं, उसमें से 2 कहीं टेक्स्ट बुक में से बना के पूछते हैं, तो 2 भी आपने पढ़ लिया तो भी आपका हो जाएगा। तो जो वापस मैंने बोला कि टेक्स्ट बुक रीडिंग करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट इज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये कंसेप्ट समझ में आएगा जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो जोग्राफी का, या टीचर जब भी सिखाती है, तो कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। लर्निंग टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चंस थरली, ये भी आपने कर लिया तो जोग्राफी में इनफ नहीं है। जैसे मैंने बताया, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कि ग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सिर्फ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बाय हार्ट करोगे तो नहीं होने वाला है। ये करना है आपको, कौन से टाइप के क्वेश्चंस के लिए, गिव रीजन, शॉर्ट नोट,
या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो बड़े को ब्रीफ वाले क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए। लेकिन बाकी के लिए अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स एंड टेक्स्ट बुक रीडिंग इज़ इंपॉर्टेंट। Practicing map based questions is very very important. I have told you that around 8 to 10 marks वेटेज इज़ फॉर मैप बेस्ड क्वेश्चंस। दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो मैप दिया होगा उसके नीचे क्वेश्चंस होंगे तो मैप में देखकर आंसर करना है, और दूसरा क्या है कि आपको मैप में जाके प्लेस को मार्क करना है। अंडरस्टैंडिंग द ग्राफ, पाई डायग्राम ये भी इंपॉर्टेंट है, ये स्किप मत करो। किसी किसी स्कूल में स्किप करते हैं तो आपको नहीं स्किप नहीं करना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें कुछ शॉर्टकट नहीं है, ज्योग्राफी में आपको कंसेप्ट समझ में आएगा तो आप आराम से 30 मार्क्स तो आराम से स्कोर कर सकते हो 40 में से। एक्स्ट्रा एफर्ट लोगे तो आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, और अगर आपको ऐसे टाइप के वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियोस को शेयर करो। थैंक यू।